हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम प्रभात है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज से। ये हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजी पोर्शन का। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं चैप्टर क्या है। तो ये चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है और हर साल नीट में से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे वेटेज नीट में बहुत कम आता है, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे स्कोर करने हैं, 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत कमांड से। ओके, तो थोड़ा बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम 3 लेक्चर्स लेने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर है, बाकी 2 हम आपको बाद में अपलोड कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यूज़ पढ़ने से पहले थोड़ा आपको सेल का ज्ञान होना चाहिए, सेल होता क्या है। तो हालांकि हम सभी ने पढ़ा है क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सेल होता क्या है। तो ये डेफिनेशन आई गेस सब ने रटी हुई मारी हुई होती ही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल सही है, वही होता है। तो वो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, अब हमको इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, और इससे बेटर बनाना पड़ेगा। तो ये क्लास 11th के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमें विस्तार से पढ़ाई गई है। यहाँ हमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ओके, तो टिश्यूज़ क्या होता है। तो टिश्यूज़ होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। जब सब सेल एक साथ एक जैसा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, उन्हीं को हम टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, उनका फंक्शन सेम होना चाहिए, इन्हीं को हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ हमारे क्लास 11th के एनसीईआरटी में 4 प्रमुख तरह के टिश्यूज़ के बारे में दिया है, हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। पहला टिश्यूज़ है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू और चौथा टिश्यू है न्यूरल टिश्यू। तो आज हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा एपिथेलियल टिश्यू आज इस वीडियो में हम कवर अप कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनका ओरिजिन सेम होता है। तो उन टिश्यूज़ में सबसे पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपको देखना पड़ेगा, ये 2 तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पूरा फ्लो चार्ट आपको बना दिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजिली आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है और यहाँ एक दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 3 तरह के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आपको दिखा दे, 3 तरह के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनार और सिंपल क्यूबॉइडल। ओके, तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानना होता है कि एक्चुअली ये होता है क्या है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, जो हमारी स्किन होती है ना, इसकी जो लेयर होती है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनती है। ओके, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनती है और ये एवेस्कुलर होती है, उसमें ब्लड सप्लाई आपको मिलेगा नहीं। ये एवेस्कुलर होती है। इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, जो 2 सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इसमें कम होता है। मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे, एवेस्कुलर होती है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है। और जो इसका फंक्शन है, इसके मेन 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है डिफ्यूशन, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, तीसरा होता है सेक्रेशन और चौथा होता है एब्जॉर्प्शन। ये 4 मेन फंक्शन एपिथेलियल टिश्यूज़ के होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद ये हो गई ओवरऑल व्यू एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसके बाद हमें, जैसे पहले मैंने बता दिया, 3 तरह के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सिंगल लेयर के होते हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि यहाँ एक सिंगल लेयर के होते हैं, जो कंपाउंड होता है वो मल्टी लेयर होता है और सिंपल होता है वो सिंगल लेयर होता है। तो सिंपल में भी आपको हम 3 तरह के पढ़ने हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनार और सिंपल क्यूबॉइडल। जो सिंपल स्क्वैमस होते हैं ना, वो फ्लैटेंड सेल शेप के सेल होते हैं। फ्लैटेंड का मतलब क्या हो गया कि एक चपटा टाइप के ये सेल्स होते हैं और इनके जो फंक्शन होता है वो डिफ्यूजन होता है और फिल्ट्रेशन होता है। जो सिंपल कॉलमनार होते हैं ना, वो स्लेंडर लाइक शेप टाइप के शेल होते हैं और इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बेस में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। जो सिंपल क्यूबॉइडल होता है ना, वो क्यूब लाइक शेप के सेल होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। आपको ध्यान देने की बात है, नीट में अगर आपसे क्वेश्चन इससे अराइज होगा तो उसको ये फंक्शन के बारे में पूछेगा आपको, ऐसे फंक्शन क्या होता है सिंपल स्क्वैमस के, सिंपल कॉलमनार के और सिंपल क्यूबॉइडल के फंक्शन। ये बहुत मेन चीज़ है। सिंपल स्क्वैमस के बारे में बता दिए, इसके शेप के बारे में, इसके शेप के बारे में, इसके शेप के बारे में। अब इसके लोकेशन क्या होती है, कहाँ होती है, तो हमें लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन होते हैं वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई में, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में। जो कॉलमनार की लोकेशन होती है स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है।
जो क्यूबॉइडल की लोकेशन होती है वो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में प्रेजेंट होती है। आपको ध्यान देने की बात है, अगर नीट में से सवाल आएगा तो ये फंक्शन के बारे में पूछेगा, लोकेशन के बारे में पूछेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर के मार्कर से हाईलाइट भी कर दिया है कि क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर साल अल्टरनेट ईयर पे इससे एक सवाल तो आता ही है कि इसका लोकेशन बताओ, फंक्शन बताओ आपके इस टिश्यूज़ के बारे में। ओके, तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब आपको ध्यान देने की बात है, जो सिंपल क्यूबॉइडल होता है ना, उसमें एक मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन आपको जो प्रॉक्सिमियल ट्यूब्यूल होता है नेफ्रॉन का, जो किडनी में प्रेजेंट होता है, उसमें माइक्रोविली होती है, उसके जो सरफेस में माइक्रोविली की लेयर प्रेजेंट होती है। ये मॉडिफिकेशन है आपका बस क्यूबॉइडल का, ये इसलिए मैंने यहाँ से ध्यान अलग से लिख दिया है। उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में। मॉडिफिकेशन में आपको ओनली फॉर कॉलमिनार एंड क्यूबॉइडल, मतलब स्क्वेमस के लिए आपको कोई मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं होती, प्रेजेंट आपको बस कॉलमिनार और क्यूबॉइडल के होती है प्रेजेंट। उसमें सबसे पहला आता है सीलिया। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो मॉडिफिकेशन में सीलिया प्रेजेंट होती है। तो हमें ये पता है सीलिया का काम क्या होता है। जो सीलिया होती है वो मूवमेंट करवाने के काम आती है, ठीक है, जो म्यूकस को मूवमेंट करना, तो ठीक है, तो उसके लिए काम आती है। तो इसलिए उसका जो लोकेशन भी होता है ना, वो होलो ऑर्गेन्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में होती है। ब्रोंक्यूल्स में एयर की पैसेज के लिए और फैलोपियन ट्यूब में आपको ओवम के पैसेज के लिए लोकेशन वहाँ प्रेजेंट होती है। सीलियम आपको कॉलमिनल क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। पहला यूनिसेलुलर होता है गॉबलेट सेल, पेनिथ सेल, और मल्टी सेलुलर में आपके एग्जाम्पल्स हो गए सेबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। ये तीन आपके हो गए। ओके, उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाउडरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन, मतलब वो सेक्रेशन कैसे कर रहे हैं उनके बेसिस पे। तो पहला आता है एक्सोक्राइन, दूसरा आता है एंडोक्राइन और तीसरा आता है हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन क्या होता है? जिसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। हेट्रोक्राइन क्या होता है? जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ नहीं करते, जो वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक सेल्स के लिए। ओके, पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये सीधे बॉडी फ्लूइड में रिलीज़ करते हैं अपना फ्लूइड। तो ये हार्मोन होते हैं, इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। तो एक ट्रिक भी है, आपको याद होना चाहिए, जो भी हार्मोन होता है वो उसमें डक्ट एब्सेंट होती है। तो अब यहाँ से आराम से पता चल जाएगा, आपको देख सकते हैं। तीसरा होता है हेट्रोक्राइन। हालांकि एनसीईआरटी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, बोथ एक्सो और एंडो। और ऐसे एग्जाम्पल पैनक्रियास है। तो यहाँ तक हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हो जाता है। अभी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बाकी है। यहाँ तक मैंने आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बता दिया है। इसका जो एग्जाम्पल्स है, जो मैंने लोकेशन बता दिया आपको, और इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई का लोकेशन है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो हमें पता है एल्वियोलाई में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो वहाँ से हमको दिमाग में क्लिक आएगा कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो वो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा। ब्लड वेसल्स का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन का काम आपको यहाँ पे होगा। स्टमक में आपको पता है सेक्रेशन का काम होता है। इंटेस्टाइन में आपको पता है एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो वहाँ पे आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि अगर कहाँ स्टोमक और इंटेस्टाइन दिया तो उसका फंक्शन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, और वो सिंपल कॉलमिनार में आता है। सेम ऐसे आप क्यूबॉइडल का भी याद रख सकते हैं कि ये फंक्शन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन है, इसका लोकेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, ये यहाँ तक बात कर लिए। सिंपल एपिथेलियल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। तो जो कंपाउंड एपिथेलियल होता है ना, वो मल्टी लेयर होता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो सिंपल एपिथेलियल होता है वो सिंगल लेयर होता है, पर जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर कहने का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल एपिथेलियल एक तरह का कवरिंग टिश्यू होता था, ये कवरिंग टिश्यू नहीं है। ये आपको प्रिवेंट करता है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से। ये आपको प्रोटेक्शन का एक तरह से काम करता है। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस एंड बकल कैविटी ऑफ फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये जो लोकेशन है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में पूछा जाता है हर अल्टरनेट ईयर या कभी रिपीट भी हो जाता है, उसका लोकेशन पूछता है, फंक्शन पर पूछता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, वो काम क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। यहाँ तक मैंने बता दिया। अब एक सेल जंक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना है। जब दो सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में क्या क्या होता है, यहाँ पर जंक्शन के बारे में बताया गया है। पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एदरिंग जंक्शन और तीसरा गैप जंक्शन। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा इसके फंक्शन क्या होता है। जो टाइट जंक्शन होता है वो लीकेज के लिए प्रिवेंट करता है, जो एदरिंग जंक्शन होता है वो सीमेंटिंग में काम करता है, और जो गैप जंक्शन है वो कम्युनिकेशन करता है रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन्स आयंस का। ओके, तो इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। बहुत बच्चे जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी भूल जाते हैं अक्सर कि किसका क्या था फंक्शन। तो टाइट जंक्शन में लीकेज का, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई नल है, वो नल लीक हो रहा है। अगर वो नल लीक हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप टाइट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लिक आएगा, याद आएगा कि मतलब लीक हो रहा है तो उसको टाइट करना, मतलब टाइट जंक्शन है लीकेज। दूसरा होता है एदरिंग जंक्शन। एदरिंग में ए आगे आता है, तो ए मतलब होता है अंबुजा सीमेंट। तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ए अगर अंबुजा से तो वो सीमेंट होगा। ओके, तीसरा आप सभी को याद ही रहता है क्या होता है, क्या गैप जंक्शन। तो उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो ये आई गेस आपको पहला दो है याद हो गया, तो तीसरा तो आपको याद हो जाएगा। और ये सबको ऐसे भी याद होता है, गैप है तो कम्युनिकेट करेगा। तो ये है। तो यहाँ तक आपको मैंने सब पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बता दिया। उनके फंक्शन ये देख लीजिए, और उनके थोड़े स्पेसिफिकेशन क्या है वो देख लीजिए, कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, कितने तरह के होते हैं, इनकी मॉडिफिकेशन क्या है। इससे भी हर साल नीट में सवाल आते ही आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम यहीं तक इसको रखते हैं। मैंने पूरा एपिथेलियल टिश्यू आपको आई गेस पूरा बता दिया, समराइज़ कर दिया। जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। एक फ्लो चार्ट है, आप चाहे तो ऐसे स्क्रीनशॉट यहाँ का ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब मैंने लिख दिया। तो आज हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम आपको कनेक्टिव के बारे में बता देंगे, पूरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या होता है, उनका फ्लो चार्ट बना देंगे, और फिर हम एक मस्कुलर और न्यूरल के लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको एक बार देखिएगा। और एक और बात कि जो हम क्लास में इसे पढ़ा रहे हैं तो आपको साथ ही में इसको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जाके अलग से इसको पढ़ेंगे, 1 घंटा का टाइम देंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको फिज़िक्स भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अभी क्लास के वीडियो देखते देखते ही चीज़ों को याद रखिए। जो बाकी आपको फ्री टाइम है उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो बायोलॉजी है उसको बाद में 5 या 10 मिनट में अंदर रिवाइज़ करिए, उसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ओके, तो आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।